बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब जो ख़बर इस वक्त पूरे मुल्क में है, वैसे तो इस्लामाबाद से आपको पता है कि ख़बर निकलती है और हम आप तक बर वक्त ख़बर पहुंचा देते हैं। उसमें आज बहुत सी खबरें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो पहली चीज़ है वो है साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी पाकिस्तान वापसी और उनकी नाअहली के ख़ात्मे के हवाले से। अब असल में हुआ कुछ यूँ था कि जब साबिक चीफ जस्टिस, एक बदनुमा दाग जो कि अदलिया के माथे पे है और ये कभी मिट नहीं पाएगा, जिसका नाम साकिब निसार है, वो डैम वाला बाबा, उसने जब ये फ़ैसला सुनाया था नवाज शरीफ साहब की नाअहली का, तो वो उसने 62F के तहत सुनाया था और उसमें उनको नाअहल कर दिया गया था। उसके अंदर बुनियादी तौर पे इन्होंने ये नहीं लिखा था कि वो कितने साल के लिए जो है वो नाअहल हैं। तो उस वक़्त चूँकि जो साबका जमात कह रहा हूँ, जो मुखालिफ जमात थी, खैर अब तो वो साबका ही होती जा रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके वो ढोलची, वो तबलची, वो भोंपू बजाने वाले और वो नाचने गाने वाले और वो जो एक पूरी ट्रोलिंग ब्रिगेड थी, उन्होंने उस मामले को उठा लिया। उस वक्त ये ARY जो उनका अपना घर का टीवी चैनल था, वो इसमें शामिल हो गया। आपको याद होगा कि उस ज़माने में ARY बाकायदा नाअहल नवाज शरीफ लिखा करता था और इन्होंने कहा जी कि ताहयात जो है वो नाअहल कर दिया गया है। तो अब वो जो आर्टिकल है 62F, वो बुनियादी तौर पे बड़ा मुबहिम सा है। उसमें एक चीज़ वाज़ेह नहीं है और वो ये है कि अगर किसी भी बुनियाद पे नाअहली होती है, तो वो नाअहली जो उसकी मुद्दत कितनी होगी, जिसको एज्यूम कर लिया गया है कि वो ताहयात है, जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब भी ताहयात नाअहल किए हुए हैं और जहांगीर तरीन को भी ताहयात नाअहल आपको मालूम है कि किया हुआ है। लेकिन अब इसमें हुकूमत जो कुछ करने जा रही है और जो कुछ हुकूमत ने कर दिया है, वो बुनियादी तौर पे एक ऐसा कानून है कि जिसके मुताबिक 62F आर्टिकल जो है, उसके तहत अगर किसी को किसी भी बुनियाद पे नाअहल किया जाता है तो वो फ़कत 5 साल के लिए होगी। और ज़ाहिर है कि अगेन वही प्रोसेस होगा जो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो प्रोसेस था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आर्डर, जजमेंट एंड आर्डर रिव्यू, जो एक आर्डनेंस लाया गया था, उसके हवाले से जो कुछ था, वही तरीक़ाकार है कि पार्लियामेंट जो है वो उसको पास करेगी, उसके बाद उसको ऐवान बाला पास करेगी, फिर वो सदर के पास जाएगा। सदर साहब अपने तरीके इंसाफ की तमाम हमदर्दियों के ऐन मुताबिक उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे और फिर वो 20 दिन के बाद जो है वो ख़ुद ही कानून बन जाएगा। तो जब ये कानून बन जाएगा तो उसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब, जिनके इस सज़ा को, इस फ़ैसले को बहुत अरसा गुज़र चुका, अब वो नाअहल नहीं रहेंगे। जब वो नाअहल नहीं रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो चौथी मरतबा दोबारा मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उम्मीदवार होंगे। तो ये है वो डेवलपमेंट के जो अब की जा रही है। नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है, वापसी से मुराद सियासत में वापसी बतौर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म, उसके इम्कानात जो हैं वो बड़े रोशन होते चले जा रहे हैं। और दूसरा, उनकी वापसी के हवाले से भी, पाकिस्तान वापसी के हवाले से, अब बहरहाल वो जो डॉक्टरों वाला जो तमाशा पिछले कई साल से लगाया गया, जो प्लेटलेट्स का बहाना किया गया और जो ये कहा गया कि मियाँ साहब को डॉक्टरों ने सफ़र की इजाज़त नहीं दी, जबकि मियाँ साहब यूरोप भी घूमते रहे, मियाँ साहब अमेरिका भी घूम आए, मियाँ साहब सऊदी अरब भी चले गए, लेकिन पाकिस्तान के जहाज़ पे उनको इजाज़त नहीं थी। तो बहरहाल ये एक बड़ी मज़े का ख़ेज़ बात थी। अब शायद उसके ख़ात्मे का वक्त करीब है और ये कहा जा रहा है कि इसी साल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी जो है वो हो जाएगी। ज़ाहिर है जब उनका कानून जो है वो अपना रास्ता अब बना देगा तो फिर उसके बाद वो वापस ही आएंगे और अमली तौर पे सियासत में जो है वो हिस्सा ले सकेंगे। कराची में जो कुछ हुआ वो आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम है और फिर आज जो खबर आ रही थी वो एविडेंस के साथ ये आ रही थी और मुबैना तौर पे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 30 के करीब अरकान जो उनको महबूस किया गया, उनको बंद रखा गया और उनके ऊपर तशद्दुद की इत्तलाआत भी हैं कि उस वजह से उनका वोट रोक दिया गया, जो बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी को जाना था। जमात इस्लामी को जाना था तो उसके बाद जो है वो जो वोट है वो जमात इस्लामी ने हासिल करने के बाद हाफिज़ नईमुर रहमान को कराची का मेयर बना देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो मुबैना तौर पे
बैकडोर डील की तफसीलात सामने आई, वो बड़ी ख़ास हैं। उसमें आपको याद होगा कि मियाँ रज़ा रब्बानी ने इमरान खान के ऊपर फ़ौजी अदालतों में मुकदमात की मुखालफत की, और ये ऐसे ही नहीं है, ये मुबैना तौर पे एक डील है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान खान के दरमियान बैकडोर चैनल्स के ज़रिए कुछ बीच के लोगों, और मुबैना तौर पे है, यही खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है कि डील बुनियादी तौर पे ये की गई थी कि अगर आप इस मामले से हट जाएं और कराची की मेयरशिप हमें बनाने दें तो हम कानून और आइन के ऐन मुताबिक आपकी फ़ौजी ट्रायल जो है उसकी मुखालफत करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कानून के बड़े चैम्पियन बनते हैं और बड़े अलमबरदार बनते हैं, इन्होंने और आपने माजी में मियाँ रज़ा रब्बानी को टस्वे बहाते हुए भी देखा है और बड़ी बड़ी बातें करते हुए भी देखा है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब सियासत है तो फिर डर्टी गेम है, जब डर्टी गेम है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये मिली भगत है, मुबैना मिली भगत, जिसकी बुनियाद पे जमात इस्लामी को उसके उस जायज़ हक से महरूम करके दोबारा मुर्तज़ा वहाब को अब कराची में पीपल्स पार्टी को मेयर की कुर्सी पे मुसल्लत कर दिया गया। अब उससे कोई खैर की तवक्को या कोई तब्दीली या कोई बेहतरी की उम्मीद रखना वो तो बिल्कुल अबस है, क्योंकि ये जमात पिछले कई सालों से पूरे सिंध पे काबिज़ है और सिंध का जो हाल है वो खैर किसी से ढका छुपा नहीं। आप बिलावल भुट्टो के नारों पे ना जाएं, आप आसिफ जरदारी के वो फ्लाइंग किसेस जो वो फरमा रहे होते हैं उन पे ना जाएं, आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी किस कदर करप्ट है और डिलीवर भी कुछ नहीं करते। तो कराची की आवाम की किस्मत में यही लिखा था और उसके पीछे जो मुजरमाना एफिलिएशन है वो इमरान खान और आसिफ अली जरदारी की। और आपने देखा कि उस हवाले से कि जब उनके लोगों के वोट को नहीं माना गया, खान साहब ने एक भी ट्वीट नहीं की। खान साहब ने असद कैसर के हवाले से तो ट्वीट कर दी, वो जो असद कैसर के घर से नॉन कस्टम पेड तकरीबन 8 गाड़ियाँ V8 समेत पकड़ी गई हैं, ये साफ शफाफ रियासत मदीना वालों के घर से ये जो मुबैना तौर पे गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, तो ये जो चोरी का माल अब इनसे बरामद हो रहा है उस पर तो ट्वीट्स हो रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो कोई ट्वीट नहीं हुई। एक दूसरा किरदार जरदारी के अलावा कि जो इस वक्त हमें बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की पीठ में छुरा घोंपता हुआ या कुछ खामोश और पुरस्रार हाथों में खेलता हुआ नज़र आ रहा है, वो है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अभी नसीम ज़ोरा के प्रोग्राम के अंदर जो एक इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने लगा कुछ ऐसे, उनकी वाइब्स कुछ ऐसे नज़र आई कि जैसे वो इमरान खान के हक़ में बोल रहे थे, अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, और लुब्बे लुबाब कुछ ऐसा था कि जैसे इमरान खान ने किया क्या है जो इमरान खान के ऊपर केसेस फ़ौजी अदालतों के अंदर चलाए जाएँ। अब कल को आपको याद होगा वो कायद MQM जो एक दहशतगर्द लंदन में छुपा बैठा है, उसके बारे में भी जब वो पाकिस्तान में भी अपनी तमाम तर बदमाशियाँ कर रहा था, तो जब वो कोई बयान करता था तो ये फ़ारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी और उस ज़माने में एक हैदर अब्बास रिजवी हुआ करता था, तो ये सारे कहते थे कि नहीं भाई ने ऐसा तो नहीं कहा, भाई ने तो इस तरह कहा है, और उसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तो इस तरह से बोलना है, सयाको सबाक से हट के भाई का बयान पेश किया गया। तो हो सकता है कल को शायद खाकान अब्बासी की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि वो सयाको सबाक से हट के हो। अलबत्ता ये है कि अब जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इलेक्शंस हुए हैं उसमें शायद खाकान अब्बासी को कोई ओहदा नहीं दिया गया, और उसकी वजह यह बयान की जाती है कि शायद खाकान अब्बासी ने चूँकि अपने इस पार्टी के ओहदे से खुद ही इस्तीफ़ा दे रखा है, तो फिर उनको दोबारा वही ओहदा जो है वो ऑफ़र नहीं किया गया। तो एक सर्द जंग की कैफियत जो है वो बहरहाल नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बड़ी मज़े का खेज़ किस्म की कार्रवाई थी, लंबी तफसील है लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़ास तौर पे अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं उनकी इज़्ज़त, उनके वक़ार की बात की कि अगर आप फ़ौरी तौर पर उनका ट्रायल शुरू कर देंगे तो फिर वो फेयर ट्रायल नहीं होगा। लेकिन मुअज़्ज़ज़ जस्टिस ये भूल गए कि जब आप मुंतखब वज़राए आज़म के ऊपर फ़ौरी तौर पे ये करते हैं, जब आप सो मोटो लेते हैं, तो उस वक़्त शायद उनका वक़ार नहीं होता। जब आप मुज़ाहिर नकवी जैसे लोगों को अपने साथ बिठा के जिनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं और आप कहते हैं कि आप फ़ौज को खामोश पैगाम दे रहे हैं, उस वक़्त आप कौन से वक़ार की बात करते हैं। मरहूमा आसमा जहांगीर की बहन
एडवोकेट हिना जिलानी ने आज एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। अब होता ये है नाजरीन के अगर कोई जज उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगें और वो ठीक हों और वो केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, तो अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उस जज को उसके ओहदे से हटा दे, जैसा इन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ किया था, तो उसको फिर ना तो पेंशन मिलती है, कोई पर्क एंड प्रिविलेजेस और कोई ग्रेजुइटी, कोई पैसा कुछ नहीं मिलता, वो उसकी सज़ा हो जाती है। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है उसको तो मालूम होता है कि वो इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा, उसने करप्शन की है या नहीं की। तो अगर वो जज जिसका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए लेकिन फैसला या ट्रायल शुरू होने से पहले ही वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे, तो उसको रिटायर्ड तस्वर किया जाता है, उसको ग्रेजुइटी भी मिलती है, उसको पर्क एंड प्रिविलेजेस भी मिलते हैं और पेंशन भी लेता है। तो एक तरफ तो वो करप्ट होता है, करप्शन करके पैसे बनाता है, अरबों खरबों रुपए बनाता है और फिर सारी ज़िंदगी तादम मर्ग, और फिर वो जो क्राइटेरिया है बाद में उसकी बेवा और फिर उसकी कोई कुंवारी अगर बेटी है घर में या मुतलका बेटी है, तो वो उन पेंशन्स को, उन पर्क्स को, प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। गोया ये लोग पूरी की पूरी करप्शन करने के बाद भी कौमी ख़जाने पे बोझ होते हैं। तो इस नुक्ते को आज ज़रूर उठाया गया कि इसको भी टेकअप किया जाए। लेकिन अब ये अपने घर की बात है, जस्टिस बंदयाल मोहतरम, उनके ऊपर अब एक सवालिया निशान है कि वो इस हवाले से क्या करते हैं। तो आने वाली खबरों से आपको आगाह रखेंगे। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।